हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े थे यानी कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोज आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट मींस इन दोज चैप्टर्स वी विल स्टडी अबाउट द रेस्ट चार्जेस। नाउ वी विल मूव टू द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस चैप्टर से हम किस में मूव करने वाले हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मूव करने वाले हैं। दैट मींस अब हम जो पढ़ेंगे वो सारा मूवेबल चार्जेस पे डिपेंड होगा या मोशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। चैप्टर थर्ड है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि नेम से आपको क्लियर है कि बेसिकली हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट में भी अगर हम बात करें तो मेनली वी विल डिस्कस अबाउट द डीसी करंट। इस चैप्टर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डीसी करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट आपने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। कितने टाइप का होता है? करिए थोड़ा सा याद। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एसी और डीसी। तो इस चैप्टर में हम मेनली बात करेंगे डीसी। बट जब हम बात करते हैं करंट की तो करंट के पहले हमको कुछ बातें समझनी जरूरी हैं कि करंट फ्लो कैसे होता है या करंट किन मटेरियल्स में फ्लो होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी या ऑन द बेसिस ऑफ करंट अगर हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करें तो आपने क्लास 9th में या उससे पहले भी पढ़ा है कि जो मटेरियल्स होते हैं दोज आर ऑफ 3 टाइप्स। 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और 12th में भी हम बात करने वाले हैं। कितने टाइप के होते हैं? मटेरियल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से होंगे? नंबर 1 इज इंसुलेटर्स। ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? यानी कि ऐसे मटेरियल्स या मैटर का वो पार्ट जिसमें करंट फ्लो नहीं होता या जिसमें चार्ज मूव नहीं करते, दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और इन्हीं को हम क्या बोलते थे? डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते थे। इन्हीं को हमने एक नाम दिया था डाई इलेक्ट्रिक। क्लियर। तो क्या लिखा हुआ है सिंपली अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको पहले से मालूम है क्या होता है? दोज मटेरियल्स whose electrical conductivity is negligible, whose electrical conductivity is negligible are called insulators। या हम सिंपली बोल सकते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल आपको दिया है वुड है, माइका है, ग्लास है, रबर है, दोज आर इंसुलेटर्स। सेकंड कैटेगरी क्या आती है? सेकंड कैटेगरी इज फॉर कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? दोज मटेरियल्स whose electrical conductivity is very high are called conductors। यानी कि सिंपली अगर हम कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या डिफरेंस होगा? इसमें अगर हम बात करते हैं तो करंट कुड नॉट पास, ठीक है। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं? करंट कैन पास। यानी कि जिन मटेरियल्स में करंट पास हो सकता है दोज आर कॉल्ड कंडक्टर्स और जिनमें पास नहीं हो सकता दोज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। थर्ड कैटेगरी एक और होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के अलावा, दोज आर कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ये एक अलग टाइप के मटेरियल है। ना ये कंडक्टर से बिलोंग करते हैं ना ये इंसुलेटर से बिलोंग करते हैं। ये एक अलग टाइप के मटेरियल है। अगर हम इन मटेरियल्स की बात करें तो प्योर स्टेट एंड लो टेम्परेचर पे ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। बट अगर इनका हम टेम्परेचर बढ़ा दें या इनमें कोई इंप्योरिटी ऐड कर दें, कंडीशन समझिए, लो टेम्परेचर एंड इन प्योर स्टेट दोनों कंडीशंस अगर फॉलो होंगी तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? इंसुलेटर की तरह। लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ा दें या इनमें इंप्योरिटी ऐड कर दें देन दे विल बिहेव लाइक कंडक्टर्स। दैट मींस ये दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। और सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं? एग्जांपल हैं आपके सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्लियर। कंडक्टर्स के भी हमने पढ़ा है कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। इसका कोई खासा यूज मतलब अगर बात करें यूज तो बहुत है बट ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कोई नया है, कोई रॉकेट साइंस है। हमको ऑलरेडी मालूम था कि मटेरियल्स 3 टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। क्लियर। अब जब मटेरियल्स की हमने बात कर ली कि जिनमें करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर है, जिनमें नहीं फ्लो होता वो इंसुलेटर, तो अब हम मूव भी करते हैं अपने टॉपिक पे। द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट है क्या। आपने क्लासिफिकेशन किया कि जिनमें करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर्स हैं, ठीक। तो जितना भी हम करंट के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर या इन कंडक्टर। हम कंडक्टिंग मटेरियल में सारा कुछ स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए करंट की अगर बात की जाए तो करंट जो होता है सिंपली अगर हम करंट वर्ड का मतलब समझें
करंट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ एनीथिंग, फ्लो ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जब भी कोई चीज फ्लो होके जाती है, यानी कि बह के जाती है। सिंपली अगर हम बात करें तो करंट का मतलब होता है बहना, यानी कि जो चीजें बहती हैं या बहने की जो प्रोसेस होती है, जो फ्लो होने की प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड करंट। ठीक, अब यहाँ पे करंट के साथ साथ एक वर्ड और यूज किया है, इलेक्ट्रिक। तो ये हमने शुरुआत में आपको बोला था, जहां भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रो वर्ड यूज होगा, दैट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिकेट्स द चार्ज। करंट मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, दैट मींस एनीथिंग की जगह अब हम क्या यूज कर सकते हैं, जो वर्ड हम यूज कर रहे थे यहाँ पे करंट में कि एनीथिंग, इसको रिप्लेस किससे कर देंगे, चार्ज से। तो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब वन प्लेस टू अनदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन कंडक्टर, इन कंडक्टर। तो टोटली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या आया, डेफिनेशन अगर हम यहाँ से बनाएं तो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर। तो फ्लो का मतलब होता है, मतलब करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग। और ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक करंट पहला पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने क्लास 11th में थर्मल करंट के बारे में भी पढ़ा है। तो थर्मल करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अनदर एंड। आपने विंड करंट, एयर करंट के बारे में भी पढ़ा है, तो फ्लो ऑफ एयर। तो हर किसी का फ्लो होता है और फ्लो को हम बोलते हैं करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की बात की गई है, तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो बेसिकली क्या डेफिनेशन हमारे पास आ रही है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, अब इसमें एक बात और करते हैं कि कंडक्टर में भी करंट हमेशा फ्लो नहीं होता, कंडक्टर में भी करंट के फ्लो होने की कंडीशन है। कब फ्लो होगा, अब सिंपल सी बात समझिए, अलग अलग चीजों की अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला कि हीट है, हीट, ठीक है, तो इसके फ्लो का अगर हम बोले फ्लो रीजन, फ्लो का रीजन क्या है, जैसे हीट था तो हीट फ्लो होने का रीजन क्या था, टेम्परेचर डिफरेंस। कहां से कहां होता था, हीट फ्लो होती थी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ऐसे ही हमने बात करी है जो एयर है, अगर हम एयर के फ्लो की बात करते हैं, एयर, तो एयर कहां से कहां फ्लो होती है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं लिक्विड्स हैं हमारे, तो लिक्विड्स के फ्लो की बात की जाए तो क्या होता है, हाई एलिवेशन, हाई, या हम बात करते हैं सिंपली हम बोल सकते हैं हाइट टू डेप्थ, हाइट टू डेप्थ, यानी कि ऊंचाई से गहराई की तरफ फ्लो होता है। इसी टाइप से जब आप बात करते हो चार्ज के फ्लो होने की, तो चार्ज अपने आप तो फ्लो नहीं होगा, कंडक्टर है, कंडक्टर में हमेशा चार्ज फ्लो नहीं होते, फ्लो होने के लिए उसको भी एक रीजन चाहिए। तो हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं लॉ ऑफ पोटेंशियल। तो लॉ ऑफ पोटेंशियल में हमने क्या पढ़ा था कि जो आपका चार्ज होगा, जो चार्ज होगा, और चार्ज में भी हम कैसा ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी कि चार्ज के फ्लो होने के लिए भी हमको एक कॉज चाहिए कि चार्ज अपने आप फ्लो नहीं होगा, चार्ज फ्लो होगा ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, और किधर से किधर जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर। तो यहाँ पे एक रीजन निकल के आ गया कि चार्ज फ्लो होता है इनसाइड द कंडक्टर, दैट इज नॉट ऑलवेज, दैट विल फ्लो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर्स के एंड्स के बीच में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो क्या डेफिनेशन यहां से हम बना सकते हैं, कंप्लीटली अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो ये डेफिनेशन हमारे पास आती है, when potential difference is applied across the ends of a conductor, charge will flow in a definite direction is called electric current। यानी कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर, द चार्ज विल फ्लो इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हो गई डेफिनेशन। इसके अलावा क्लास 10th में आपने एक और इसके मेजरमेंट या इसके मैग्नीट्यूड से रिलेटेड डेफिनेशन पढ़ी हुई है। क्या डेफिनेशन पढ़ी हुई है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये इसके मैग्नीट्यूड के लिए है,
तो it is measured by the rate of flow of charge through any cross section of the conductor, यानी कि rate of flow of charge is called electric current। तो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम पास होने वाला जो चार्ज है, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। दैट मीन्स यहां पे हमको फॉर्मूला मिल जाता है करंट का, I इज इक्वल Q बाई टी। ठीक है, ये जो वैल्यू है करंट की वो कैसी है, एवरेज वैल्यू है। बट अगर हम बात करते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज का फ्लो है दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, चार्ज का जो फ्लो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। इफ फ्लो ऑफ चार्ज is not uniform then हम बात करते हैं इंस्टैन्टेनियस करंट। तो अब देखिए इंस्टैन्टेनियस करंट क्या होगा, इन दैट केस अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो इंस्टैन्टेनियस करंट होता है I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। क्लियर, I इज इक्वल हो गया डी क्यू बाई डी टी। सिंपली क्यू बाई टी ये एवरेज करंट के लिए है, और अगर यूनिफॉर्म चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, चार्ज फ्लो का जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कभी कभी चार्ज का फ्लो बढ़ रहा है, कभी कभी चार्ज का फ्लो कम हो रहा है, देन वी विल फाइंड द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड दैट इज गिवन बाई I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पे देखिए, जब हम बात करते हैं I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी, तो यहां से एक चीज समझ में आती है, जो करंट है आपका क्या है, करंट के बारे में हमको मालूम होना चाहिए इसका नेचर। तो करंट स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मन में ख्याल आ रहा होगा कि करंट में तो डायरेक्शन होती है बेटा। देखिए करंट में डायरेक्शन होती है, बट इट इज कंसीडर्ड एज टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी हम इसको कंसीडर करते हैं, या फिर क्या कंसीडर करते हैं, स्केलर। डायरेक्शन है, ये बात सही है, बट इट विल नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करता, और जब ये वेक्टर एडिशन के रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, दैट मीन्स ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक टेंसर क्वांटिटी मानी जाएगी या एक स्केलर क्वांटिटी मानी जाएगी। क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो करंट है, करंट का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, ठीक, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसके लिए इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। या फिर अगर हम बात करें जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो Q अपॉन टी, Q अपॉन टी का मतलब हो गया कूलाम पर सेकेंड। तो इसके दो यूनिट हैं, यानी कि बेसिकली एसआई यूनिट तो एक ही है जिसको हम एम्पियर बोलते हैं, और अगर हम इसी को कन्वर्ट कर लें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देन इट इज नोन एज कूलाम पर सेकेंड। क्लियर। तो ये तो करंट की बेसिक है डेफिनेशन कि करंट होता क्या है, सिंपली द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अनदर एंड। कब फ्लो होगा, व्हेनेवर पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू के लिए हमने बात करी है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। फॉर्मूला आ गया Q बाई टी, या फॉर्मूला आ गया I इज इक्वल डी क्यू बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पे इसका आया यूनिट, हमने पढ़ा है एम्पियर। अब बात ये आती है कि अगर हम एक एम्पियर को डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए एम्पियर को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक सिंपल सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, आपने पढ़ा है I इज इक्वल क्यू बाई टी। ठीक, अगर I इज इक्वल क्यू बाई टी को आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें तो आप इसको लिख सकते हैं N इंटू ई बाई टी। क्या हो जाएगा, N इंटू ई बाई टी। फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल क्यू बाई टी, और Q को आप क्या लिख सकते हो, NE। तो अगर आप इस फॉर्मूले से इसको फाइंड करते हो N इंटू ई बाई टी से, तो I इज इक्वल N इंटू ई बाई टी। अगर आप इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे तो यहां से कुछ चीजें आपको मिलेंगी फॉर 1 एम्पियर। अगर आप 1 एम्पियर के लिए बात करते हो तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करें तो हम 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे, अगर हम 1 एम्पियर की बात करते हैं तो 1 एम्पियर के लिए क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल, यानी कि सिंपली अगर हम बात करें तो N इज इक्वल होता है I इंटू टी अपॉन ई, I इंटू टी अपॉन ई। ठीक, 1 एम्पियर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां से अगर हम N निकालेंगे
तो n इज इक्वल क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। जब आप वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, जब आप वैल्यू रख के इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। ये आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। तो ये 1 एम्पियर के लिए, तो यूनिट हमने एम्पियर पढ़ी है। एम्पियर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम एम्पियर की कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंपली हमको मालूम पड़ा इफ I इज इक्वल 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल 1 सेकेंड, T इज इक्वल 1 सेकेंड, देन n कितना आ रहा है? n बिकम्स 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। यानी कि किसी भी कंडक्टर, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में कितना करंट पास हो रहा है? 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। ठीक है, इस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर का। जब कंडक्टर में करंट पास होगा 1 एम्पियर का, दैट मींस इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। और इलेक्ट्रॉन जब एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करेंगे, इन दैट केस पर सेकेंड अगर 1 एम्पियर का करंट है तो इस कंडक्टर से पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो अगर हम एम्पियर को डिफाइन करने की बात करते हैं, देन वी कैन से if 6.25 into 10 to the power 18 electrons are passing through a conductor per second, then the current in the conductor is called 1 ampere। यानी कि अगर किसी कंडक्टर से पर सेकेंड 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, then the current in that conductor is called 1 ampere। So it is the simple definition of ampere। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, देन इट इज 1 एम्पियर। हम इस क्वांटिटी को या इस प्रॉपर्टी को आगे यूज भी करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एम्पियर कितना होता है? याद रखिएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। आगे यूज भी करेंगे, कई न्यूमेरिकल्स में, कई क्वेश्चंस में हम यूज भी करेंगे। क्लियर है? मूव करते हैं सम इंपॉर्टेंट नोट्स। अब देखिए, करंट की हमने बात की कि फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। पीछे हमने पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा तो नहीं है कि चार्ज केवल इलेक्ट्रॉन पे ही होता है, या चार्ज कैरियर केवल इलेक्ट्रॉन है कि केवल इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे तो चार्ज मूव करेगा। चार्ज पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। और चार्ज पार्टिकल अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है, अल्फा भी चार्ज पार्टिकल है, या और भी पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं तो किसी भी सिस्टम में करंट के फ्लो होने के लिए कौन सा चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है या किस टाइप के चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नोट्स में हमने वही डिफाइन किया हुआ है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द मोबाइल चार्ज कैरियर्स। मोबाइल चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स का मतलब क्या होता है? मोबाइल वर्ड का अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है मूवेबल। क्या मतलब होता है? मूवेबल। यानी कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है या जो करंट का फ्लो है वो कैसे चार्जेस के थ्रू होता है? मूवेबल चार्जेस के थ्रू होता है। अब मूवेबल चार्जेस में बात करें तो देखिए क्या दिया है? इन मेटल्स चार्ज कैरियर्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में अगर हम बात करते हैं तो ये चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा अगर हम बात करते हैं किसमें? दूसरा अगर हम बात करते हैं इन आयनाइज्ड गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि जिनको हम लिक्विड कंडक्टर्स बोलते हैं, द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। यानी कि मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है या जो लिक्विड कंडक्टर्स आपके होते हैं उनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उसमें दोनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और ये आपने बैटरी या सेल के बारे में ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है, हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि चार्ज कैरियर कौन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इन सेमी कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पार्शियली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इन सेमी कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पार्शियली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड पार्शियली ड्यू टू होल्स। सेमीकंडक्टर्स में भी दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरियर है वो कैसा होता है? निगेटिव। और जो आपका होल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। अब होल्स होते क्या हैं? किसी भी सेमीकंडक्टर एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है या सेमीकंडक्टर का कोई भी मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने पे उस मॉलिक्यूल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। वैकेंसी का मतलब है खालीपन, एक स्पेस खाली हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा।
मॉलिक्यूल बना हुआ है, बॉन्डिंग हुई हुई है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो क्या होगा, वहां पे एक खाली स्पेस बन जाएगा, उसी खाली स्पेस को हम बोलते हैं होल। और वो जो खाली स्पेस होगा दैट इज जनरेट ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकला है इसलिए वो स्पेस क्रिएट हुआ है, तो वो स्पेस कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव हो जाएगा, और उसी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव स्पेस को हम क्या बोलेंगे, होल। तो सेमीकंडक्टर्स में जो आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं वो दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स का मतलब है मेटल्स की। तो मेटल्स में क्या दिया, इन मेटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज क्वाइट लार्ज, दैट इज अबाउट 10 to the power 20 पर मीटर क्यूब। जो आपके मेटल्स होते हैं, मेटल्स में जो चार्ज कैरियर का नंबर है वो बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, दैट इज अबाउट 10 to the power 20, या हम कह सकते हैं दैट इज मोर देन 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। यानी कि जो चार्ज कैरियर होंगे उनकी संख्या की जब हम बात करेंगे तो मेटल्स में बहुत ज्यादा है। कितनी होगी, पर मीटर क्यूब में 10 to the power 20 से भी ज्यादा होगी। क्लियर, ठीक है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, चार्ज कैरियर क्या होते हैं, हमने इनके बारे में भी जाना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ चार्ज या क्लासिफिकेशन, सॉरी टाइप्स ऑफ करंट के बारे में हमने पढ़ा, चार्ज कैरियर्स के बारे में हमने पढ़ा। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑलरेडी आपको मालूम है कि करंट दो टाइप का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब दोनों करंट में मेन डिफरेंस क्या है, तो अब देखिए दोनों में अगर मेन डिफरेंस हमको समझना है तो मेन डिफरेंस समझने के लिए थोड़ा सा हम इसकी क्लासिफिकेशन पे ध्यान देते हैं क्या होता है। अब देखिए अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात की जाए तो अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली है क्या, अल्टरनेटिंग करंट में अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड जो चेंज होता है, चेंज कंटिन्यूअसली, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें दूसरी चीज क्या होती है, पोलरिटी चेंज पीरियोडिकली। दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा है पोलरिटी। मैग्नीट्यूड इसका कंटिन्यूअसली चेंज होता है यानी कि लगातार चेंज होता रहता है, और इसकी जो पोलरिटी होगी दैट विल चेंज पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद इसकी पोलरिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर हम इस करंट के लिए करंट टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो इसका जो करंट टाइम ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। कैसा बनेगा ग्राफ वो भी समझ लीजिए। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस टाइप से, क्लियर, इस टाइप का ग्राफ बनता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस करंट में जब आप बात करोगे, देखो मैग्नीट्यूड क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और पोलरिटी देखो ये पॉजिटिव है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद नेगेटिव हो गया, फिर एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड लगातार बदल रहा है और पोलरिटी जो है आपकी पीरियोडिकली चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ पे जब आप बात करोगे ये पाई होगा, ये आपका 2 पाई हो जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे बात करते हो पाई और 2 पाई ने रिप्रेजेंट करके ये t/2, ये t जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और ये जो वैल्यू होगी आपकी इट इज कॉल्ड द पीक वैल्यू ऑफ करंट। यानी कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड लगातार बदले और जिसकी डायरेक्शन, जिसको हम पोलरिटी बोलते हैं, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अगर चेंज होती है देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। इन शॉर्ट हम इसको एसी बोलते हैं। क्लियर है। अब ये भी समझ लीजिए ये अल्टरनेटिंग करंट हमको मिलता कहां से, ये जो हमको मिलता है कहां से मिलता है, फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर से। यानी कि हमारी लोकेलिटी में, हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा आता है, एसी करंट आता है। ट्रांसफॉर्मर से जो करंट आता है दैट इज एसी। दूसरा क्या है, डीसी। ठीक है, डीसी में देख लीजिए डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो पोलरिटी है, पोलरिटी डू नॉट चेंज, इसकी जो पोलरिटी है वो चेंज नहीं होती। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो पोलरिटी है वो कैसी रहेगी, रिमेन कांस्टेंट, यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं होती।
अगर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, पोलरिटी चेंज नहीं होगी, देन इट इज कॉल्ड डीसी। अब बात आती है कि पोलरिटी तो बता दी कि चेंज नहीं हो रही, बचता क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के चेंज होने के बेस पे हम इसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड के बेस पे ये जो करंट है दो टाइप का होता है। स्टेडी करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। और जब हम वेरिंग डीसी में बात करते हैं तो वेरिंग डीसी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज। एक ऐसा डीसी जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी डीसी, और एक ऐसा डीसी जिसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डीसी या वेरिंग डीसी। अब अगर हम इन दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो आपको मालूम है कि पोलरिटी चेंज नहीं होती। पोलरिटी चेंज ना होने का मतलब क्या है कि इसका ग्राफ जो रहेगा दोनों का लाइन के ऊपर रहेगा। ये टाइम, ये करंट, ये टाइम और ये करंट। स्टेडी डीसी में अगर आप बात करते हो तो कैसा है, मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, दैट मींस इसकी जो लाइन रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी, मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहेगा। वेरिंग डीसी में मैग्नीट्यूड बदल सकता है, डायरेक्शन तो नहीं बदलती, मैग्नीट्यूड बदल सकता है, दैट मींस इस टाइप का करंट अगर हमको मिलता है इट इज कॉल्ड वेरिंग डीसी। क्लियर है? तो ये हमको याद रखना पड़ेगा। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और पोलरिटी दोनों बदल जाते हैं। मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली बदलता है, पोलरिटी पीरियोडिकली बदलती है। डीसी करंट मतलब ऐसा करंट जिसकी पोलरिटी चेंज नहीं होती, मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर हम बात करते हैं इस करंट की तो ये करंट हमको कहां से मिलता है, फ्रॉम बैटरी। बैटरी से जो हमको करंट मिलता है दैट इज डायरेक्ट करंट, और वी कैन से डीसी। क्लियर है? अब टाइप्स ऑफ करंट हो गए, मूव करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ करंट के बाद क्या है, देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं करंट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 3.2 एम्पियर इज पासिंग थ्रू ए कॉपर वोल्टमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ Cu++ आयंस डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड पर मिनट। नंबर ऑफ Cu++ आयंस कितने डिपॉजिट होंगे। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड तो हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल क्या होता है, N इंटू E/T। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, T होता है टाइम। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहां पे चीजें थोड़ी सी अलग हैं। क्या चीजें अलग हैं वो समझ लीजिए। अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यहां पे फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमें वही ध्यान में रखना है। हम ये लिख सकते हैं कि जो आपका करंट होगा, करंट इज इक्वल क्या होगा, नंबर ऑफ Cu++ आयंस इनटू चार्ज ऑन, या सिंपली अगर हम बात करें कि जो I होगा दैट इज इक्वल N इंटू Cu++/T। नंबर ऑफ कॉपर आयंस अपॉन टाइम। नंबर ऑफ कॉपर आयन हमको फाइंड करना है, करंट हमको दे रखा है, करंट कितना दे रखा है 3.2 एम्पियर इज इक्वल N फाइंड करना है। अच्छा Cu++ का मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन कम है, दैट मींस 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया, अपॉन टाइम पर मिनट बोला है तो पर मिनट का मतलब कितना हो गया 60। तो अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, 2 इंटू 1.6 से 3.2 कैंसिल, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 60, ये अपॉन में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19 इज इक्वल N। क्लियर? ये N हो गया। अब अगर हम यहां से बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये N की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो N इज इक्वल 60 इंटू 10⁻19, ऊपर गया 19 हो गया, या N इज इक्वल 6 इंटू 10⁻20, क्योंकि 10⁻19 अपॉन में था, नेगेटिव था, ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ गया नंबर ऑफ Cu++ आयन। तो सिंपली लॉजिक क्या रहा, I इज इक्वल Q/T, और Q/T का मतलब क्या होता है N इंटू E। अब इलेक्ट्रॉन की जगह हमने यहाँ पे Cu++ यूज किया था तो N इंटू Cu++ अपॉन T, सिंपली सॉल्व हो गया। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आसान था।
प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है ना, Q इज इक्वल एन इंटू ई। अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह कोई और चार्ज कैरियर यूज कर रहे हैं तो हम वो निकाल लेंगे, तो n इंटू दैट चार्ज कैरियर हो जाएगा और वैल्यू रख देंगे। वही हमने यहाँ पे किया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स 6 इंटू 10 टू द पावर 15 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड अराउंड द न्यूक्लियस, व्हाट विल बी द करंट इन द ऑर्बिट। अब यहाँ पे देखो 6 इंटू 10 टू द पावर 15 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, तो देखो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड की अगर हम बात करेंगे, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप यहाँ पे बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको दिया गया है f मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड, कितना दे रखा है 6 इंटू 10 टू दी पावर 15, ठीक। और चार्ज क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है आपको इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। फाइंड करना है करंट। तो देखो करंट का फॉर्मूला आपने बहुत कॉमन सी बात है, बहुत पहले पढ़ा है, I इज इक्वल क्या होता है Q बाई T, यानी कि I इज इक्वल Q कितना है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, यानी कि इसको चाहे तो हम ये क्या लिख सकते हैं Q इंटू 1/T लिख सकते हैं, ठीक। चार्ज आ गया इंटू 1/T की वैल्यू भी हमको मालूम है कितनी दी है 6 इंटू 10 टू दी पावर 15, मल्टीप्लाई करेंगे 9.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 एम्पियर, हो गया। ये आ गया करंट, और किस फॉर्मूले से आया है, I इज इक्वल Q बाई T के फॉर्मूले से। तो सिंपली जैसा हमको बोला जा रहा है हमको वैसा कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ये तो बहुत आसान है, बहुत ही बेस लेवल के या कहें बहुत ही रूट लेवल के क्वेश्चंस हैं, इतने आसान क्वेश्चंस मिलते नहीं हैं। ये तो केवल आपकी एक प्रैक्टिस के लिए है कि हम कैसे, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दिया है, इन ए हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5 into 10 to the power minus 11 meter with a speed of 2.2 into 10 to the power 6 meter per second, the equivalent current is। अब देखो करंट की बात करते हैं, फिर से वही फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल क्या होगा Q बाई T, ठीक। चार्ज हमको है 10 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, टाइम चाहिए, ठीक। तो टाइम के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है, टाइम इज इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। यानी कि t इज इक्वल डिस्टेंस कितनी हो गई 2 पाई r, चक्कर लगा रहा है ऑर्बिट में, तो ऑर्बिट के चक्कर मतलब सर्कुलर मोशन है, चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस ये ऑर्बिट, चक्कर लगाएगा तो ये कितनी हो जाएगी 2 पाई r हो जाएगी ना डिस्टेंस। किस स्पीड से चक्कर लगा रहा है हमको दी गई है, तो v, यानी कि अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रख लेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें, तो हमको क्या मिलेगा I इज इक्वल Q अपॉन 2 पाई r इंटू टी, 2 पाई r अपॉन v, v ऊपर जाएगा, I इज इक्वल Q इंटू v अपॉन 2 पाई r, I इज इक्वल Q कितना है इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, v कितना है 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर कितना है 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। क्लियर। अब देखो 2.2 से अगर हम कैंसिल करें, इससे इसे कैंसिल करेंगे कितना आएगा 10, 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 11.2, 7 मल्टीप्लाई होगा 1.6 में 11.2 इंटू 10 टू दी पावर, देखो सॉल्व करते हैं 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 100, यानी कि 10 टू दी पावर 2 बन गया। 10 टू दी पावर 2 इसमें से लेस होगा तो -9 बचेगा, -9 ऊपर जाएगा तो 9 और 6 कितना हो गया 15,
15 19 में से लेस होगा तो 10 टू दी पावर माइनस 14, ओके, 2 पाई आर अपॉन, ओके सॉरी -4 बचेगा, 14 नहीं रहेगा, 19 में से 15 लेस होगा -4। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब देखिए ये आंसर कौन सा हमको मिल रहा है, 11.2 इंटू 10 टू दी पावर -4, 11.2 इंटू 10 टू दी पावर -4 या 1.12 इंटू 10 टू दी पावर -3। ओके, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 इंटू 10 100 यानी कि 2 पावर लेस हो गया -9, 9 इन 6 15, 15 ये हो गया, 15 इन 19 -4 बचेगा, 1.6 इंटू 7, ठीक, ये आ रहा है 10 टू दी पावर -4। अब 10 टू दी पावर -4 इसको चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1.12 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। तो इससे आपका आंसर कौन सा करेक्ट आ रहा है, नाउ ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है, इन ए रीजन 10 टू दी पावर 19 अल्फा पार्टिकल्स एंड 10 टू दी पावर 19 प्रोटॉन्स मूव टू द लेफ्ट। अल्फा और प्रोटॉन दोनों का नंबर सेम है और दोनों किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। क्लियर, while 10 to the power 19 electron moves to the right per second, the current is, इतने इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहे हैं पर सेकंड, करंट कितना होगा। अब यहां पे देख लीजिए, अगर आप बात करंट की करते हो तो करंट देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और किधर जा रहे हैं, लेफ्ट। अल्फा भी लेफ्ट को जा रहा है, प्रोटॉन भी लेफ्ट को जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट को। यानी कि इनका करंट देखो, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के सेम और निगेटिव चार्ज के अपोजिट होती है। यानी कि 3 करंट हो गए, आई अल्फा इधर, आई प्रोटॉन इधर, और देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इसका इधर हो जाएगा। 3 करंट हो गए और तीनों की डायरेक्शन कहां हो गई, लेफ्ट में। तीनों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव राइट में लेफ्ट में जा रहे थे तो इनका तो करंट लेफ्ट में हो गई, इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है यानी करंट अपोजिट, यानी कि ये भी लेफ्ट में। दैट मींस अगर हम बात करें तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए पहले ही, कि टोटल करंट राइट में तो हो ही नहीं सकता, टोटल करंट किधर होगा, लेफ्ट में ही होगा, क्योंकि तीनों सेम डायरेक्शन में। अब बचती है इसकी वैल्यू, तो वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, आई इज इक्वल, हम क्या यूज करेंगे, आई अल्फा प्लस आई पी प्लस आई ई, दैट मीन्स एन इंटू अल्फा अपॉन टी प्लस एन इंटू पी अपॉन टी प्लस एन इंटू ई अपॉन टी। देखो टाइम सबका सेम है, टाइम सेम है और नंबर भी सबका सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस पी प्लस ई। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एन कितना है, 10 टू दी पावर 19 अपॉन 1, और ये हो गया अल्फा का चार्ज होता है 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19, प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, प्लस इलेक्ट्रॉन का भी 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ये अब देखो अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आएगा I इज इक्वल 10 टू दी पावर 19 इंटू 10 टू दी पावर -19, अगर इसमें कॉमन ले लें तो ये 3.2 प्लस 1.6 प्लस 1.6 यानी कि हो गया ये 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -19। T1 था, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो I कितना आ रहा है, 6.4 एम्पियर, और डायरेक्शन किधर आई है, तीनों की लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आ रही है, यानी कि 6.4 एम्पियर टुवर्ड्स लेफ्ट। दैट मींस दिस आंसर इज करेक्ट। क्लियर है, तो हम इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं, इस टाइप से भी क्या कर सकते हैं, यही इसका टाइप है सॉल्व करने का, n इंटू ई बाई टी। बस इसमें करना क्या था कि मोर देन 1 चार्ज कैरियर इन द सेम मीडियम दिया था, तो इसमें हमको तीनों करंट का रिजल्टेंट फाइंड करना है, और कोइंसिडेंटली तीनों करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में दिखाया गया है, तो कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, हमको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो अब देखो बात हमने करंट की करी कि करंट क्या होता है, करंट के हमने टाइप्स भी पढ़े, ठीक, करंट के बेसिक फॉर्मूले भी हमने पढ़े, फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, चार्ज कैरियर्स के बारे में भी जाना। अब बात ये आती है करंट हमेशा फ्लो होता है क्या कंडक्टर्स में, तो हमको पीछे ये भी जानकारी मिली कि नहीं, कब फ्लो होता है, जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब फ्लो होता है। तो अगला हम वही पढ़ेंगे कि करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता कैसे है, दैट मीन्स द मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन।
इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन, या इसी को हम बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ करंट। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ करंट। क्या होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन? ठीक, इनके बारे में बात करते हैं। अब आप देखो, जब आप बात करते हो ना एटम की, किसकी बात करते हो? एटम की। तो एटम के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इस टाइप से ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चक्कर लगा रहे हैं, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स पे बात करें तो देखो, हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। इसके इलेक्ट्रॉन पे भी फोर्स लग रहा है F1, इस पे भी लग रहा है F2, इस पे भी लग रहा है F3। लेकिन हमको ये मालूम है कि जो फोर्स होता है लगने वाला, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। दैट मीन्स द फोर्स अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स। अलग अलग ऑर्बिट में जो फोर्स लगेगा वो अलग अलग होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो अंदर की ऑर्बिट में फोर्स कितना लग रहा है? F1 ये सबसे ज्यादा होगा, F2 इससे कम, F3 इससे कम। यानी कि हम जितना बाहर की तरफ चलते जाएंगे, फोर्स वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द न्यूक्लियस डिक्रीज होता जाएगा। दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं किसी भी एटम में, देन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट आर बाउंड टाइटली विद द न्यूक्लियस। सबसे अंदर की ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ कैसे हैं? टाइटली बाउंड है, बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम, जो इलेक्ट्रॉन होंगे एटम की सबसे बाहर की ऑर्बिट के, ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? लूजली बाउंड होंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। यानी कि इस पे लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग है और बाहर वाले पे लगने वाला फोर्स कैसा है? वीक। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को एट रूम टेम्परेचर, ये तो कंडीशन किसकी थी? जीरो टेम्परेचर की। अगर हम रूम टेम्परेचर पे इस एटम को रखते हैं तो कंडक्टर्स में क्या होता है? जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो रूम टेम्परेचर पे जैसे ही इस एटम को एनर्जी मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बाउंड था। जैसे ही रूम टेम्परेचर पे इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, ये क्या करता है? अपने रोटेशन को तेज करता है, और इतना तेज हो जाता है कि ये ऑर्बिट से बाहर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत हल्के और एक बहुत वीक धागे से आप एक पत्थर को बांध के बहुत धीरे से घुमाइए, हो सकता है वो सर्कुलर मोशन करता रहे, घूमता रहे, लेकिन जैसे ही आप उसको एनर्जी दोगे और उसकी स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा? धागा टूटेगा और पत्थर कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉन के साथ है। क्या है इलेक्ट्रॉन के साथ? ये लूजली बाउंड है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे इसको एनर्जी मिलेगी, ये अपनी ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा? बाहर आ जाएगा, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। हम इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग द कंडक्शन या ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे सब कुछ बेस्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो फ्री होने के बाद ऐसा नहीं है कि ये कंडक्टर से बाहर निकल जाएगा। ये कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद इसी कंडक्टर की बाउंड्री के अंदर घूमता रहेगा, बट ये अपनी ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। और जब हम बात करते हैं मेटल्स में, तो दो कंडीशंस हैं। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, अगर हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है कंडक्टर पे, तो कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो हैं, फ्री हैं, सबको मालूम है, और इलेक्ट्रॉन कर क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉन फ्री है, दैट मीन्स वो रैंडमली मूव करेंगे। रैंडमली मूव करने का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो किसी भी डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका जा सकता है। ठीक, इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है, इन दैट केस द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। हमको मालूम है कि रूम टेम्परेचर पे जैसे ही हम लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे एटम से। दीज आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज विल मूव फ्रीली इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर की बाउंड्री के अंदर ही घूमेंगे, चालक की परिसीमा में घूमेंगे, अंदर बाहर नहीं निकलेंगे। कैसा मोशन होगा? रैंडम। रैंडम मोशन होने का मतलब क्या है कि एवरेज वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो करंट इन द कंडक्टर कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
अब बात ये आती है कि जब करंट जीरो है, ये तो नॉर्मल स्टेज है, जब हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया एट रूम टेम्परेचर। दूसरी कंडीशन की अगर हम बात करें कि अगर हम इसमें पोटेंशियल अप्लाई कर लें, क्या अप्लाई कर लें, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यानी कि V इज नॉट इक्वल जीरो, यानी कि हम सीधा सीधा बोलते हैं कि पोटेंशियल अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। अगर हम कंडक्टर के एंड्स के बीच क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर दें, तो जब हम कंडक्टर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, मान लीजिए ये कंडक्टर है आपके पास, ये रहा, ठीक, इसके एंड्स के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ये हमने कनेक्ट किया इसको, ये बैटरी है, कनेक्ट किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी कि एक एंड पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया, ठीक, एक एंड कैसा आ गया, निगेटिव पोटेंशियल पे आ गया। अब होगा क्या, when we will apply the potential difference between the ends of conductor, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड निगेटिव, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनसाइड इट, इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, अंदर प्रोड्यूस हो गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बहुत कॉमन सी बात है, हमने शुरुआत से पढ़ा है कि जब भी किसी चार्ज कैरियर पे या जब भी किसी चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। चार्ज पार्टिकल पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता है तो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, अगर चार्ज पार्टिकल निगेटिव हुआ तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। यहां पे चार्ज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव हैं, तो इन पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किधर से किधर हुआ, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। दैट मींस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो ड्यू टू द फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो आपके होंगे, इलेक्ट्रॉन विल एसिलरेट, जैसे ही फोर्स लगेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एसिलरेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, देन इट विल एसिलरेट, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एसिलरेट करेगा, यानी कि इसमें एसिलरेशन डेवलप होगा, एंड ड्यू टू द एसिलरेशन इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विद ए वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि पूरा प्रोसीजर क्या हुआ कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एसिलरेट करने लगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जब ये इलेक्ट्रॉन एसिलरेट करेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जैसे ही इन पे फोर्स लगेगा, दे विल एसिलरेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एसिलरेट करेंगे, ठीक। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे, देन वी कैन से कि इस कंडक्टर में क्या होगा, इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगा। तो किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं, दैट इज द फैक्ट, ये हमको मालूम है, एंड दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, ये भी सही है, बट देयर मोशन is not in uniform direction, that's why their velocity is zero, average velocity कितनी होती है, zero, and the current passing through the conductor is considered as zero। तो उस कंडीशन में करंट जीरो होता है। बट अगर करंट हमको फ्लो कराना है तो करंट फ्लो कराने के लिए क्या है कि हम पहले क्या अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इतना भी आसान नहीं है कि वोल्टेज लगाया करंट फ्लो हो गया, हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा तो ड्यू टू द फोर्स इलेक्ट्रॉन विल एसिलरेट। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो इनका जो एसिलरेशन होगा कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर जा रहा है तो ये पीछे की तरफ एसिलरेट करेंगे, और इन दैट केस द एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर, ये मैकेनिज्म है ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, इसको हम कई जगह यूज भी करेंगे आगे चैप्टर में, और इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम पूरा का पूरा मतलब कई कॉन्सेप्ट हैं जिनको एक्सप्लेन कर पाएंगे।
तो अभी हमको ये मालूम पड़ा कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट फ्लो हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंडक्टर के अंदर इतना आसान भी नहीं है। क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करते हैं तो ड्यूरिंग द मूवमेंट इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द पॉजिटिव आयन एंड आल्सो विद ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस एटम से निकला है वो एटम किस में कन्वर्ट हो गया है, पॉजिटिव आयन में। और वो आयन कहाँ पे प्रेजेंट है, वो आयन इसी कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन बार बार उन आयन्स से टकराएगा, और उन आयन्स के अलावा वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में भी टकराते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे देन ड्यू टू द कॉलिजन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बार बार चेंज होगी, हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बार बार चेंज होगी। तब जब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन में हमको कुछ टर्म्स मिलते हैं। क्या टर्म्स मिलते हैं? फर्स्ट हमारा आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? हमने पहले भी आपको बताया कि जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंड और टू अनदर एंड दे विल रेगुलरली कोलाइड। इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा, वो क्या होंगे, आपस में बार बार टकराएंगे, और जब वो बार बार टकराएंगे तो क्या होगा, टकराने के कारण उनकी वेलोसिटी बार बार चेंज होगी, और वेलोसिटी बार बार चेंज होगी, दैट मीन्स हम उस वेलोसिटी का एवरेज फाइंड करेंगे। इन दैट केस द एवरेज वेलोसिटी with which free electron gets drifted in a metallic conductor in opposite direction to the applied electric field is called drift velocity। थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है और लिखना भी पड़ता है, पता कैसे चलेगा, हम सीबीएसई के स्टूडेंट हैं। लिखने को तो हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे, द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और लिख भी सकते हैं, मार्क्स मिलेंगे। पर थोड़ा सा टेक्निकल बनना पड़ता है क्योंकि ये दुनिया दिखावे के ऊपर चलती है, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा आपको। नहीं भी दिखाते हो तो भी कोई इशू नहीं है, सब कुछ ओके। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कंडक्टर के अंदर, इन दैट केस दे विल रेगुलरली कोलाइड विद ईच अदर, और ड्यूरिंग द कॉलिजन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, बार बार चेंज होगी। इन दैट केस जो एवरेज वेलोसिटी आएगी दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। सेकंड टाइम यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है वो भी समझ लीजिए। रिलैक्सेशन टाइम देखो नाम से ही क्लियर है, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब सिंपली एक चीज समझिए, इलेक्ट्रॉन जब बार बार कोलाइड कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द कॉलिजन, दो सक्सेसिव कॉलिजन यानी लगातार दो कॉलिजन के बीच में कुछ ना कुछ तो टाइम गैप होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन टकराया और दोबारा से फिर से टकराया, तो दो कॉलिजन के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई टाइम गैप मिलेगा, दैट टाइम गैप इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो टाइम मिलता है इस ड्यूरेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है एसिलरेशन, इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है फोर्स। क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि टकरा गया तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो टकराने के कारण क्या होगा, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर हमेशा एक फोर्स अप्लाई करता है। दैट मीन्स इन दैट ड्यूरेशन, जब वो टकरा रहा था उस ड्यूरेशन में भी उस पर फोर्स लग रहा था, दैट मीन्स इन दैट टाइम वो क्या करेगा, एसिलरेट करेगा। और क्योंकि दो टक्कर के बीच का समय लिया है, दो कॉलिजन के बीच का टाइम हमने लिया है, दैट मीन्स इट कैन एसिलरेट फ्रीली। तो सिंपली क्या डिफाइन किया था, शॉर्ट टाइम फॉर विच ए फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स एसिलरेटेड बिफोर इट अंडरगोज कॉलिजन, यानी कि टकराने के बीच, टकराने से पहले जितने टाइम तक वो फ्रीली एसिलरेट कर पाता है, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, द एवरेज टाइम, एक तरीके से हम और इसको डिफाइन कर रहे हैं, द एवरेज टाइम दैट एन इलेक्ट्रॉन स्पेंड्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, यानी कि दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में, लगातार दो टकराने के बीच में जितना टाइम वो स्पेंड करता है या जितने टाइम तक वो फ्रीली एसिलरेट कर पाता है, दैट इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर है? इसके अलावा एक टर्म हमको और मिलता है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से, दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अब मीन फ्री पाथ क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन बार बार टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बार बार कॉलिजन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन बार बार टकराएगा, दो टक्करों के बीच में उसको कुछ टाइम भी मिलेगा जिस टाइम में वो क्या करेगा, एसिलरेट करेगा। और ऐसा नहीं है कि टकराने के बीच में वो एसिलरेट कर रहा है तो रुका तो है नहीं, दैट मीन्स लगातार या सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में भी इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता है, क्योंकि टकराते टकराते वो आगे बढ़ रहा है।
कॉलिजन करते करते वो आगे जा रहा है, दैट मीन्स दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, दैट एवरेज डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। क्या डिफाइन किया है? द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, और मीन फ्री पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। देखिए, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने करंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा, टाइप्स ऑफ करंट के बारे में पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल्स थे करंट से रिलेटेड वो किए, एंड द इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्शन के बारे में पढ़ा। अब इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ कंडक्टर का जो डिटेल्ड एप्लीकेशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? आज हम इतना ही रखेंगे, और आपको फिर से बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं या जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इनके जो क्लास नोट्स हैं वो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं या उससे पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा चैप्टर का जो कंप्लीट नोट्स होंगे, जो पीडीएफ फाइल होगी और जो चैप्टर की प्रैक्टिस शीट होगी न्यूमेरिकल की, वो चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर पाएंगे। क्लियर है? तो पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि फिजिक्स बहुत आसान रहने वाला नहीं है आपके लिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।